हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एक ज़बरदस्त फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। यानी कि इस सेट में टोटल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त यह प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल बिहार पुलिस का जो पैटर्न है क्लास 10th पर आधारित, उसी पर आधारित यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, रोज़ शाम को 7 बजे यह आपको सेट उपलब्ध कराया जाएगा। जो लोग चैनल से जुड़े नहीं हैं अब तक, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है, घंटी का निशान दिख रहा है, उसको ज़रूर दबा लेंगे, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट एक बार सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए और फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लगातार परिश्रम कर रहा हूँ और मैं जितना परिश्रम कर रहा हूँ उसका 4 गुना परिश्रम आपको करना है, ताकि इस बार निश्चित रूप से वर्दी आपके शरीर पर चढ़ जाए। कोशिश लगातार करना है, हारना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल यह बिहार पुलिस का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से इस सेट में भी टोटल 100 प्रश्न है। इस सेट को खूब ध्यानपूर्वक लगाइएगा और सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि एहोल किस वंश की राजधानी थी। देखिए, सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में, यानी कि जो लाइव चैट चल रहा है वहाँ पर कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सभी लोगों का आंसर कमेंट करना है और कोशिश करना है 4 से 5 सेकंड के अंदर में आंसर कमेंट कर देने के लिए। उसके बाद जो भी आंसर होगा मैं प्रयास करूंगा पूरी डिटेल में आपको बताते चलूं। ध्यान दीजिए, एहोल जो है यह किस वंश की राजधानी थी, तो एहोल चालुक्य की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी एहोल थी। अच्छा, यहाँ पल्लव दिया गया है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी, तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो चोल राजवंश की राजधानी तंजौर थी। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्मचक्र का प्रचार किया था। राइट आंसर, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे इसका। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारनाथ। देखिए, बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार सारनाथ, उत्तर प्रदेश, जिसको कि ऋषिपत्तनम कहा जाता था, वहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया था। और इनकी जो उपदेश थी यह किस भाषा में थी, तो पाली भाषा में। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध जो थे, इनको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। बिल्कुल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न जो 10th लेवल पर होगा उसी पर आधारित यह सेट है। सेट को बिल्कुल बीच में मत छोड़िए, सेट को पूरा लगाइए। रोज़ शाम को 7 बजे आपको यह सेट उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए 7 बजे आप निश्चित रूप से लाइव आ जाइएगा। चलिए देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। अच्छा, ये जो हाथी गुफा अभिलेख है इसका संबंध भी पूछा जाता है किससे है, तो याद रखेंगे इसका संबंध जो है किससे है, तो कलिंग नरेश खारवेल से है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध पूछा जाता है, तो जूनागढ़ का संबंध जो है यह किससे है, तो रुद्रदामन से है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध, तो बंगाल के शासक विजय सेन इससे संबंधित हैं। और मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है यह मालवा नरेश यशोवर्मन से है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया,
व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये किया गया था किसके द्वारा, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो व्यापकता का सिद्धांत था इसके द्वारा सबसे पहले 1848 में जो है सतारा को, किसको, सतारा का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, याद रखेंगे। और 1856 में याद रखेंगे, 1856 में जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और उस समय अवध का नवाब जो था यह वाजिद अली शाह था। 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही वुड डिस्पैच लाया गया था, वुड डिस्पैच लाया गया था। 1853 में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है लाया गया था, पारित हुआ था। ये सारी घटनाएं लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। इन सारी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के निम्न में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री थे। अकबर का राजस्व मंत्री, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टोडरमल थे, ये सभी को पता है, टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में इन्होंने एक दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बाबर राइट आंसर हो जाएगा। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य में, और इसमें बाबर जीत गया था। अच्छा, बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध पूछा जाता है तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है इसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। उसके बाद देखिए 1527 में खानवा का युद्ध याद रखेंगे। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। फिर 1529 में याद रखेंगे, 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि पता है। चलिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो फ्रेंड्स यह इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और आखिरी महिला शासिका भी थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए पहली भारतीय महिला पूछा गया है, अगर केवल पहली महिला पूछा जाता तब एनी बेसेंट हो जाता, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा है तो ये सरोजिनी नायडू है, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और देखिए अरुणा असफ अली से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये प्रश्न बीपीएससी टीचर में पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर सेशन पसंद आ रहा है मेरे भाई बहन, प्लीज़ सेशन को लाइक करें। आपका लाइक बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। और इसके बदले में क्या होता है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। देखिए किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो फ्रेंड्स यह वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ लाया था, तो कोलकाता लाया था, यह भी प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ट्राफलगर का युद्ध जो है यह इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध जो है यह इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री से बिहार पुलिस में जो CSBC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है
वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लेती है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं बिहार पुलिस में। ध्यान रखेंगे यह जो ट्राफलगर का युद्ध था यह इंग्लैंड और किसके मध्य हुआ था, तो इंग्लैंड और नेपोलियन के मध्य में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था। अच्छा, एक वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू का लड़ाई आपको पता है ना कि 1815 में हुआ था। किसके बीच में, तो ये हुआ था मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के मध्य में। नेपोलियन को इसमें बंदी बना लिया गया था और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, लिटिल कारपोरल, ठीक है, लिटिल कारपोरल भी इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नेपोलियन को जो है आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इन सारे पॉइंट्स को मेरे भाई याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था? इतना बोलता हूँ, इतना चिल्लाता हूँ ताकि आपके जेहन में बैठ जाए सारी बातें। इससे बेटर पूरे यूट्यूब पर बिहार से संबंधित कहीं भी आपको चैनल नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पर घूम करके आइए। चले, कौन सा धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था? तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, आपको याद है ना कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ये दो खेमों में संपूर्ण विश्व बट गया था। और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली, जर्मनी ये सब शामिल थे। और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। 1914 से लेकर के 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यह जो नदी है कौन सी नदी है? तो यह नदी लूनी नदी है। लूनी नदी यह गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। लूनी नदी है यह। अच्छा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? अच्छा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत टोटल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर है? उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ, ठीक है, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ, सुदूर पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और पूर्व में बांग्लादेश के साथ करता है। तो देखिए, पूर्व पूछेगा तो म्यांमार के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी याद रखेंगे। अच्छा, ये जो आपका म्यांमार दिख रहा है ना, इससे भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। इन राज्यों का नाम आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को कोनुको के नाम से किस देश में जाना जाता है? देखिए, जो झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में इसको लद्दांग के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में इसको लद्दांग के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और कोनुको के नाम से इसको वेनेजुएला में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्य घाटी को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए और एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। मेरे भाई प्लीज़ लाइक कर दीजिए। राइट आंसर इसका दून हो जाएगा, दून करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, बताइए सबसे अधिक कहाँ की है? चलिए देखिए, सबसे अधिक जो है यह उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है। बिहार तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश। अच्छा, सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या है? जरा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जब आप अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा उसी समय, ठीक है ना। कौन सा इसमें से चट्टान कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान इसमें से कौन सा है? बताइए, कायांतरित चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए, संगमरमर,
और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, क्वार्टजाइट का नाम, क्वार्टजाइट और संगमरमर, ये जो है फ्रेंड्स आपके कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा चूना पत्थर है और एक सेल है, सेल और चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। चूना पत्थर पूछेगा तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर, ठीक है। बेसाल्ट पूछेगा तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। देखिए कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है, कोरियोलिसिस बल जो होता है यह किसके कारण होता है। चलिए राइट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। कोरियोलिसिस बल जो होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। उत्तरी गोलार्ध में जो है इस बल के कारण पवनों का दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण होता है, ठीक है। खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है, खरीफ फसल और रबी फसल, आपको याद होगा खरीफ फसल जून जुलाई में, ठीक है, उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ये आपको याद होगा ना। और जून जुलाई का जो समय होता है ये वर्षा का होता है, भली भांति आपको याद है। खरीफ फसल के उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब है, वर्षा हो जाएगा। और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है, ठीक है। गेहूं, सरसों, चना, ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है। फटाफट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये जाना जाता है कोलकाता को, ठीक है, कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। सिंपल सा है क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए राइट आंसर इसका। तो यह अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 30 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 42 क्या है, तो इसमें काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति तथा मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 60 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, इसी के तहत जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है या राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्लियर है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको आर्टिकल याद होगा 75(1). चलिए अब बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो ये राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। अगर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछता तो 10 होता, वर्तमान में ये 11 हो गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको संविधान के भाग 4A के 51A के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। राज्य विधानमंडल में 2 सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, बताइए किस राज्य में है। करेक्ट आंसर कमेंट करिए सभी लोग। देखिए वर्तमान में जो है 6 राज्य में है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। जिसमें ऑप्शन में देखिए बिहार दिया गया है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलिए, मौलिक कर्तव्य तो आपको पता है कहाँ से लिया गया है, कर्तव्य रूस के संविधान से, और अधिकार जो है ये USA से लिया गया है। चलिए बताइए, संसदीय सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संघात्मक पूछता तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा राइट आंसर होता है, ठीक है। और संसदीय ब्रिटेन से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो ये संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, ये कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची बड़ा पूछा जाता है, इसमें ये 4 राज्यों का नाम याद रखना है, कौन कौन से, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है। चलिए बाकी देख लीजिएगा। 4थी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 9वीं में क्या है, तो 9वीं में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है।
10वीं में क्या है तो दल बदल है, ठीक है, 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति दी है। कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की। संविधान में इन रीटों के कितने प्रकार वर्णित हैं, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। 5 प्रकार के रीट का अधिकार है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालेख। क्लियर। चलिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, बताइए। 44वां 1978। तो जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार की सूची में रखा गया है, कानूनी अधिकार की सूची में, ठीक है, अनुच्छेद 300A में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, इतना लोग देख रहे हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो इसमें से देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में, और यह भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में, याद रखिएगा। भारत सरकार का अंत्योदय अन्न योजना किससे संबंधित है। अंत्योदय अन्न योजना जो है, अच्छा यह जो अंत्योदय अन्न योजना है इसे सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, तो राजस्थान ने, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक गरीबी से संबंधित योजना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो है अनाज जो है ये बहुत ही कम कीमत में 3 रुपये प्रति किलो और चावल 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता। अब तो ये मुफ्त भी हो गया है, एक कोटा फ्री हो रहा है बिहार में, ठीक है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष चलता है, वित्तीय वर्ष चलता है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा एक आरबीआई का लेखा वर्ष पूछा जाता है, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, इसे भी याद रखेंगे। 1 जुलाई से 30 जून तक ये आरबीआई का लेखा वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा जो है, भारत में किस संस्था के द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। 1 रुपया का करेंसी नोट जो है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी लोग अपना स्कोर बता के जाइएगा। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई दर कितनी रहेगी, तो 2023-24 के लिए आरबीआई के अनुसार जो महंगाई दर रहने का अनुमान है ये आपका 6.8% है। उसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था। देखिए अब 4था कृषि रोड मैप बिहार में चल रहा है और इसे लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से 4था कृषि रोड मैप लागू किया गया है। पहला पूछा गया है, तो पहला जो कृषि रोड मैप है इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, 2008 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चौथा वाला याद रखिएगा भाई, 1 अप्रैल 2023 से, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है और औद्योगिक बेरोजगारी ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, चलिए जल्दी आंसर कमेंट करिए। वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो टोटल अभी वर्तमान में 12 हैं। अच्छा बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार आपको याद है ना 1969 में, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। इन सभी को आप याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। मुद्रास्फीति से किससे हानि होती है। अच्छा मुद्रास्फीति है क्या, तो मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, ठीक है। मुद्रास्फीति में हानि जो होती है यह ऋणदाता को होती है, ऋणदाता को हानि होती है, और जो ऋणी होता है उसको लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि होता है। यानी कि देनदार ऋणदाता है,
ठीक है। चलिए, शिव कुमार वर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शिव कुमार वर्मा, ऐसे याद रखिएगा, शिव जी सत्तू खाते थे। क्या खाते थे? शिव जी सत्तू खाते थे। एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको याद रखने का। तो शिव जी सत्तू खाते थे, तो सत्तू से संतूर याद रखेंगे, सत्तू, संतूर आ रहा है ना। चलिए देखिए, कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? इसमें से राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से बूंदी उत्सव। अच्छा, ये गुड़ी पाड़वा त्यौहार जो है ये महाराष्ट्र में मेनली मनाया जाता है। बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माथो नागरंग, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, एक चापचार कूट है, चापचार कूट, यह फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? चापचार कूट, तो यह मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल आपको पता है नागालैंड में मनाया जाता है। एक अम्बुबाची मेला है, अम्बुबाची मेला, ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। एक खर्ची पूजा है, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार केरला का है। देखिए, एक ट्रेन है 40 मीटर पर सेकंड की तरंग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है। एक आदमी की ओर आ रहा है, अगर वह आदमी भी 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ट्रेन की ओर आ रहा है तो व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर जो हो जाएगा वो 700 हर्ट्ज हो जाएगा। 700 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रासायनिक परिवर्तन आपका इसमें दूध से दही बनना है, ठीक है। इसलिए मोम का पिघलना ये भौतिक है, मोम का जलना अगर पूछेगा तब रासायनिक होता है, ठीक है। ऋणात्मक यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितने फ़ारेनहाइट का? ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है C/5 = F-32 अपॉन कितना? तो ये अपॉन होता है 9, ठीक है। यहाँ -40 C का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर आप -40 पुट करेंगे यहाँ पर, बटा 5 = F-32 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 चौका 36, 360, ये माइनस हो जाएगा, और इधर करेंगे तो देखिए 5F हो जाएगा, और यहाँ पर -5 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 5 से 3 15 और 1 16, -160 होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? करिए इसको सॉल्व, कितना आएगा? तो ये -160 इधर जाएगा तो +160 में हो जाएगा, तो इसको 160 को घटा देंगे अब, तो ये 0 0 ये 200 हो जाएगा, और इधर 5F बच जाएगा। तो F = कितना हो जाएगा? 200/5। इसको काट दीजिए, 5 चौका 20 यानी कि 40, लेकिन भाई यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो -40 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोगनविलिया पौधे अपने शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? बोगनविलिया यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक पुष्पी पादप है, यानी कि फूल वाला पादप है, ठीक है। और यह जो है सहायक पंखुड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहायक पंखुड़ियाँ विकास प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लौंग जो है, यह जो है पूछा गया है कि आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है यह शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, केसर किससे प्राप्त होता है? तो केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाला मसाला, सेम क्वेश्चन है, शायद रिपीट हो गया है 2 बार, ठीक है। फूल पुष्प की कली, फूल की कली का देखिए कण का वेग अपने आरंभिक मान की 1/3 कर दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 12 mv², यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। कर है कि इसकी जो आरंभिक मान है उसको 1/3 कर दिया जा रहा है, यानी कि ये वेलोसिटी 1/3 कर दिया जा रहा है, तो 12 m 1/3 इसको कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब कितना हो जाएगा? 12 m, ठीक है, 1/9 v²। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, इसमें से आप जो
एक्स्ट्रा चीज़ है फॉर्मूला वाला में से, उसको बाहर निकालेंगे। देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये 1/9 को हम बाहर निकाल देंगे ऐसे। तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या इसमें? कोई नहीं, यानी कि 1/9 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भार और आयास क्रमशः W और P है। भार W दिया गया है और आयास कितना P दिया गया है। मैकेनिक जो यांत्रिक लाभ है, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला आपको पता है ना, भार बटा क्या होता है? भार बटा आयास होता है यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला। भार कितना है? तो भार देखेंगे तो W है और बटा आयास कितना है? तो आयास P है, यानी कि यांत्रिक लाभ W बटा P हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज किया था? मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो मैडम क्यूरी ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेडियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक है? WBC की बात की जा रही है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है ये आपका किसका है? न्यूट्रोफिल्स की है। WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कच्ची गाजरें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो गाजर जो होता है ये आपको भली भांति पड़ता है कि गाजर किसका स्रोत होता है बढ़िया? तो यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, आँख के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी पर कभी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? कभी भी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो यह संसाधन जो है, यह कौन सा संसाधन है? तो याद रखेंगे ये आपका वायु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन सा आता है? तो परंपरागत में आपका विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, ये सब आता है। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आता है, ठीक है। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। किसके? स्टार्च के। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसे आप जरूर ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम किसने खोजा था? बताइए। अच्छा, मलेरिया जो होता है ये परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है, याद रखेंगे, इसी के काटने से होता है, क्लियर है। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रोनाल्ड रॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? तो रेबीज के टीका का। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था और जोनास साल्क ने किसका खोज किया था? तो पोलियो के टीका का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो पृथ्वी के जो केंद्र है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य है, केंद्र पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाइए या फिर नीचे आइए, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? घटता है, ठीक है, याद रखिएगा, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें पैरामैग्नेटिक कौन है? इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? तो देखिए पैरामैग्नेटिक क्या क्या होता है? तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। बताइए, किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी गैस का जो एनर्जी है वह उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि तापमान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लम काली बोट रेस, यह एक प्रतियोगिता है, यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वल्लम काली बोट रेस जो है यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह आयोजित किया जाता है केरला में। कहाँ पर? केरला में। याद रखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है अवधी भाषा में। ईद उल फित्र निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है?
तो ये तो आपको पता है चांद दिखने पर, तो कौन सा चांद होगा इसमें से, यह आपसे पूछा गया है। तो वर्धमान चंद्र दिखने पर मनाया जाता है। पेरिस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस की राजधानी जो है, यह पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो ये फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। एफिल टावर फ्रांस में ही है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए बताइए, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें से ब्राज़ील हो जाएगा। राइट आंसर इसका ब्राज़ील हो जाएगा। कहवा पत्तन के नाम से जो ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह है उसको जाना जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर है? जबलपुर जो है यह किस नदी के तट पर है? तो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी के तट पर है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि पाली भाषा में, ठीक है। पाली राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना किया था? इन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा, आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1875 में किया था। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल, तो यह जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल, तो याद रखेंगे जैसलमेर में यह आयोजित होता है। जैसलमेर राजस्थान में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल है यह विश्व का, इसकी ऊंचाई कितनी है? जल्दी आंसर कमेंट करिए। 359 मीटर, ठीक है। देखिए 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडियन मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल का, लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम है LVM-3M3, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए अच्छा, चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च की कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया, LVM-3 से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अर्जेंटीना के जो है लुइस कैफेरली, इनको एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि एबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो लुइस कैफेरली को। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य कौन सा है बताइए? यह राज्य राजस्थान है। सरोवर का पर्यायवाची, अब यहाँ से हिंदी अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। सरोवर का तालाब हो जाएगा, कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आदर का अनादर होता है, निरादर होता है। अनादर भी होगा और निरादर भी, तो यहाँ पर निरादर दिया गया है। सम्मान का उल्टा अपमान होता है, ठीक है। आग में कूदना, मुहावरे का अर्थ आग में कूदना यानी कि जान को जोखिम में डालना, जान जोखिम में डालना, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परिणाम कौन सा सही लिखा गया है? तो इसमें से देखिए परिणाम ये वाला सही है। कहाँ पर इसमें त्रुटि है? किसमें? तो झूठ बोलना पाप है। कहाँ पर इसमें त्रुटि है बताइएगा? तो झूठ ऐसे नहीं होता है भाई, झूठ इस तरह से लिखा जाता है, झूठ ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसे फांसी पर खाली स्थान दिया गया था। उसे फांसी पर क्या किया गया था? लटकाया गया था, ठीक है। जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको क्या कहते हैं? जो जमीन पर रहता है उसको थलचर कहा जाता है। जो जल में रहता है उसको जलचर कहा जाता है। जो नभ में रहता है उसको नभचर, आकाश में, उसको नभचर कहा जाता है, ठीक है। महेश का संधि विच्छेद, तो महेश का क्या होगा? महा प्लस इस हो जाएगा, ये वाला महा प्लस इस, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इंटेंशनल का आपको एंटोनियम पूछा गया, उल्टा पूछा गया है। इंटेंशनल का क्या मतलब होता है? इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? तो जानबूझकर, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा इसका एक्सीडेंटली हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंटल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सिनोनिम बताना है, यानी कि समान अर्थ वाला शब्द। फ्रेल का, तो फ्रेल मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक है। इसका समानार्थी वीक होगा, वीक मतलब भी कमजोर होता है। गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये जो शब्द है ना, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मुहावरा मतलब इडियम फ्रेज है, पूछा गया है, बताइए।
फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है, क्या होता है, तो इरेगुलरली यानी कि अनियमित रूप से, इरेगुलरली यानी कि अनियमित रूप से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशन भरना है। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड, खाली स्थान है, द रिवर टू सेव द ड्रॉइंग चाइल्ड। तो जम्प्ड क्या होगा, यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा, इनटू राइट आंसर हो जाएगा। कीप योर डॉग, खाली स्थान है, द फ्लावर बेड्स, इट में डैमेज द फ्लावर्स, प्रीपोजिशन इसमें भी भरना है, 84 और 85 दोनों में। बताइए क्या होगा, कीप योर डॉग ऑफ, ठीक है, ऑफ यहाँ पर होगा, कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, ठीक है। चेंज इनटू इन डायरेक्ट स्पीच, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड, क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि द मैन इज रनिंग, करेक्ट पैसिव आपको बनाना है इसका, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि यहाँ पर बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वाज द फ्लड एंड द वाज द फूड एंड द म्यूजिक द टू बेस्ट थिंग अबाउट देयर मैरिज एनिवर्सरी, वाज द फूड एंड द म्यूजिक। तो यहाँ पर वाज की जगह वेयर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, वेयर का। ये पूरा एक सेंटेंस दिया गया है, द टू बेस्ट थिंग्स अबाउट देयर मैरिज एनिवर्सरी, वेयर द फूड एंड द म्यूजिक, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा वन हु कलेक्ट्स कॉइन, उसको क्या कहा जाता है, वन वर्ड बताना है, तो इसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि द फाइनेंस मिनिस्टर मेड ए पॉलिसी स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट स्टरडे, एक्टिव पैसिव है, बता दीजिए क्या होगा, तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट वाज मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर स्टरडे इन द पार्लियामेंट, ये वाला सही है। चलिए यहाँ से देखिए मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ है आपका, ठीक है। PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा 91 का, 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 डिग्री हो जाएगा, कहाँ पर ध्यान, यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4:9, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 का देखिए 94 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 वर्ष। 95 का देख लीजिए 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 का देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 25%। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 97 का करेक्ट 4 हो जाएगा ऑप्शन ए। और 98 का देखिए 98 का डी हो जाएगा 10। 99 का देख लीजिए 99 का करेक्ट आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।